अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने एफएससी पार्ट 1 लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले हमने मोशन एंड फोर्स का चैप्टर हम डिस्कस करें, उसके अंदर हमने लीनियर मोशन को डिस्कस किया है, वन डायमेंशन में मोशन को डिस्कस किया है, मतलब ऐसी मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, सिर्फ एक ही लाइन के अलोंग मोशन हो, उसको हमने डिस्कस किया था। हमने एक बॉडी को देखा था जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। इसके अलावा कोई बॉल को हम सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकते हैं या वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, तो ये सारी मोशन मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक ही एक्सिस के अलोंग है, तो इनको हम वन डायमेंशन बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास इनसे डिफरेंट है। ये कौन सी मोशन है, इसको हम देखते हैं। इट इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन। ये मेरे पास टू डायमेंशनल मोशन है, मतलब बॉडी जोन सी है वो एक ही एक्सिस के अलोंग नहीं बल्कि दो एक्सिस के अलोंग मूव करेगी, दो एक्सिस के अलोंग, इसलिए हम इसे बोलेंगे कि इट इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और टू डायमेंशनल मोशन के अंदर सिर्फ जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी करेगी, और हमें पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास कांस्टेंट होती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास कौन सी मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का क्या मतलब है कि जो हमारी बॉडी है वो दो एक्सिस के अलोंग मूव करेगी। जैसे हमने पहले देखा था कि सिर्फ बॉडी या तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही थी या वाई के, लेकिन इस केस के अंदर मेरे पास जो बॉडी है वो दो एक्सिस के, एक्स के अलोंग भी मूव करेगी और वाई के अलोंग भी मूव करेगी। तो बॉडी मेरे पास टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करेगी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? कांस्टेंट। और किसकी वजह से होगी? ग्रेविटी की वजह से। मतलब ए मेरे पास किसके इक्वल होगा? जी के इक्वल होगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू जी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन देखते हैं कि आपके पास टू डायमेंशनल मोशन कौन सी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा फुटबॉल खेलते हुए किसी को, तो आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड पे फुटबॉल पड़ा है, आप जैसे ही इसे किक करेंगे ये फुटबॉल जोन से है, ये कुछ इस तरह से मोशन को परफॉर्म करेगा, ये इस तरह से उड़ता हुआ आएगा और यहाँ पे आके किसी पॉइंट पे ग्राउंड को हिट कर लेगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो फुटबॉल है इसकी जो मोशन है ये एक डायमेंशन में नहीं है बल्कि दो डायमेंशंस में है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है और वर्टिकल भी मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और वर्टिकल आप देख रहे हैं कि पहले इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और दोबारा से क्या होना शुरू हो गया है? डिक्रीज हो गया है। तो मेरे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जब हम मिसाइल फायर करते हैं तो मिसाइल की मोशन भी कुछ इसी तरह की होती है। हम एक टारगेट सेट करते हैं जिसको मिसाइल ने हिट करना है, सपोज ये टारगेट है, तो हम कुछ इस तरह से मिसाइल फायर करते हैं कि वो टारगेट को जाके क्या कर ले? हिट कर ले। तो ये जो मिसाइल है ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो टू डायमेंशनल मोशन है, तो टू डायमेंशनल मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर, ठीक है, कि फुटबॉल को किक किया किसी प्लेयर ने। इसकी एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय प्लेयर। और सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखी है कि मिसाइल फाइड, मोशन ऑफ मिसाइल लिख लें, मोशन ऑफ मिसाइल जब इसे हम लॉन्च करते हैं पैड से। ओके, तो ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आ गई और इसकी हमने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। आगे हम एक डेफिनेशन और देख लेते हैं इस टॉपिक को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले। ट्रैजेक्टरी क्या होता है? अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं कि डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी का अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं तो ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, रास्ता। तो जो हमारी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है उसका जो पाथ होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे कि द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल is called
ट्रेजेक्ट्री। अब मेरे पास प्रोजेक्टाइल क्या है, यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया मैंने प्रोजेक्टाइल का। तो प्रोजेक्टाइल मेरे पास वो बॉडी है जो प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म कर रही है। जैसे मैंने फुटबॉल की एग्जांपल दी कि फुटबॉल को जब हम किक करते हैं तो वो 2 डायमेंशनल मोशन में मूव करता है। तो उस केस के अंदर कौन सी चीज़ है जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है, वो फुटबॉल है। तो फुटबॉल मेरे पास क्या है, फिर इसको हम प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। तो जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। और आपने देखा भी, मैंने आपको 2 डायग्राम से बताया था कि मेरे पास ये जो परफॉर्म कर रही है कोई भी बॉडी, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसका पाथ किस तरह का बना था। तो मैंने पैराबोलास बनाए थे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉर शॉर्ट रेंज, जब हम शॉर्ट रेंज की बात करें तो मेरे पास पाथ जो ट्रेजेक्ट्री है वो कौन सी शेप की होती है, पैराबोला होती है। ठीक है, तो फॉर शॉर्ट रेंजेस ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोला। शॉर्ट रेंज के मतलब कि जब हम शॉर्ट रेंज की बात करते हैं तो अर्थ हमारे पास फिर स्फेरिकल नहीं रहती, बल्कि एक फ्लैट की तरह बिहेव करती है। जैसे ये तो मैं छोटा सा स्फीयर बना रही हूँ ना, आपको पता है अर्थ तो बहुत हमारी बड़ी है। तो जब मैं शॉर्ट रेंज की बात करूँ, उसका थोड़ा सा पोर्शन लूँगी तो मुझे क्या लगेगा, ये फ्लैट लगेगा। तो जब हम इसके शॉर्ट रेंज की बात करेंगे, थोड़ा पोर्शन लेंगे, तो अर्थ स्फीयर के बजाय हमारे पास एज अ फ्लैट पीस बिहेव करेगी। और उस टाइम मेरे पास जो फिर ट्रेजेक्ट्री है वो क्या होगी, सॉरी पैरेलल नहीं, पैराबोला हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने जो सारी टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लिया। आगे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। मेरे पास 2 तरह की प्रोजेक्टाइल हो सकती है, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक को हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कौन सी होती है, ऐसी प्रोजेक्टाइल जिसके अंदर हम जो हमारी बॉडी है, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, उसको हम एक हाइट से थ्रो करते हैं विद सम वेलोसिटी। एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके हम हाइट से क्या करते हैं, उसको थ्रो करते हैं। तो इसको हम केस 1 कह देते हैं और इस प्रोजेक्टाइल के टाइप को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। तो केस 1 क्या है, व्हेन अ बॉडी when a body throws from some height with horizontal velocity, with horizontal velocity। अगर इसकी मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास कुछ इस तरह के डायग्राम बनेंगे। आपके पास कोई बॉडी है, उसको हमने किसी हाइट से, लेट ये हाइट है, यहाँ से हमने उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी और उसको थ्रो किया, तो वो कुछ इस तरह से क्या करेगी, मूव करेगी। इसकी एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, आपने कभी छत पे आप खड़े हो, गली में बच्चे जो हैं वो बैट बॉल खेल रहे हैं और उन्होंने बच्चों ने क्या किया, बैट को, बॉल को हिट किया और वो आपकी छत पे आ गई। अब वो आपसे बॉल मांग रहे हैं, आपने नीचे जाके नहीं बॉल देनी, छत से उनकी तरफ बॉल को फेंक देना है। जब आप छत से बॉल को फेंकोगे तो वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगी और गली में जाके उन बच्चों के पास चली जाएगी, वो उसको कैच कर लेंगे। तो देखें, आप छत पे हैं, मतलब आप किसी हाइट पे हैं और आप हाइट से फिर क्या करेंगे, उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे के उसको फेंकेंगे और वो इस तरह का पाथ कवर करेगी। ऐसी जो ट्रेजेक्ट्री है, ऐसी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो इसको हम केस 1 का नाम दे देते हैं कि व्हेन अ बॉडी थ्रोज फ्रॉम सम हाइट विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये जो हाइट है, इस हाइट से हमने बॉडी को फेंका और जो उसको हमने वेलोसिटी दी वो वर्टिकल नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल थी। और लेट्स सपोज इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं Vx का। अब आपने एक बात याद रखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते वक्त हमने बाकी तमाम फोर्सेस को इग्नोर कर देना है। एयर फ्रिक्शन है, डस्ट पार्टिकल्स, रेजिस्टिव फोर्सेस, इन सबको हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। तो आप जब हम सारी फोर्सेस को इग्नोर करेंगे तो जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो थ्रू आउट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम किसी फोर्स को नहीं लगा रहे। और हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि जब तक किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती।
a body at rest will remain at rest and a body moving with uniform velocity will continue to do so unless some external force acts on it. तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम किसी फोर्स को नहीं लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर उसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी मेरे पास चेंज नहीं होगी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास एक फोर्स लग रही है जो कि हमेशा लगती है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, हमने वेलोसिटी को सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया। लेकिन जैसे ही आगे की तरफ जाएगी, जो अर्थ है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो आप देख रहे हो कि बॉल जोन सी है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रही है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रही है। तो अर्थ इसको अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, मतलब डाउनवर्ड इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होना शुरू हो जाएगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे इसकी वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी थोड़ी सी वर्टिकल वेलोसिटी भी है। आगे जाएंगे, इसको हम वी वाई से लिख लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा और अर्थ के पास जाएगी, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट, वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, जो बॉडी हमारी वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होना शुरू हो जाएगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आके वर्टिकल वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ये ग्राउंड को हिट कर रही है, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन हमारी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसने चेंज नहीं होना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट जो vx का वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड को मैं क्या रख रही हूँ? सेम रख रही हूँ। तो इस पॉइंट पे भी मेरे पास जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का क्यों सेम है, इसकी आपको समझ लग गई है। हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हमने फोर्स को क्या कंसीडर करना है? जीरो। यानी कि एफ एक्स मेरे पास क्या है? जीरो। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी का तो कोई रोल नहीं होता। वो तो वर्टिकल, जब बॉडी हाइट पे हो या नीचे से ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे आ रही हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल मोशन के अंदर अपना रोल प्ले करती है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी का रोल कोई नहीं है, और रेजिस्टिव फोर्सेस को, ए रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया? इग्नोर। तो एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है? जीरो। जब फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही तो वेलोसिटी भी क्या होगी? बॉडी की चेंज नहीं होगी। तो वी एक्स मेरे पास क्या रहेगी? फिर कांस्टेंट रहेगी। जब मेरे पास वी एक्स कांस्टेंट रहेगी तो इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मेरे पास ए एक्स, एक्स में साथ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो फिर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है? केस वन में हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है और वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है कि जो बॉडी है उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया और वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास तीन है। एक है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन मेरे पास सूटेबल है। तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगी, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ही वो इक्वेशन है जिसके अंदर मेरे पास मोस्टली जो ज्यादा वेरिएबल्स हैं वो नॉन है। बाकी दूसरी इक्वेशंस के अंदर मेरे पास वेरिएबल्स कौन से हैं? वो नॉन नहीं है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है इसको हम नाम दे देते हैं लेट्स सपोज एक्स का। जो वर्टिकल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है इसको हम नाम दे देते हैं वाई का, और जिस पॉइंट से हमने बॉल को थ्रो किया है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए का, और जिस पॉइंट पे इसने ग्राउंड को हिट किया है लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी का। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रही हूँ, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं लगाई? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आता है और फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता। जिस वेलोसिटी के साथ मैंने फेंका है मुझे उस वेलोसिटी का पता है। जितनी देर में बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट सी तक गई है मैं वो टाइम नोट कर सकती हूँ, मुझे टाइम का पता है, और मुझे एक्सेलरेशन का पता है कि अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर रही हूँ। थर्ड भी हम इसलिए यूज नहीं करेंगे कि हमें फाइनल वेलोसिटी का अभी तक नहीं पता, आगे जाके हम फाइंड करेंगे, लेकिन हमें फाइनल वेलोसिटी का नहीं पता, तो हम फिर थर्ड इक्वेशन भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ से क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो मैं सबस्क्रिप्ट में थोड़ा सा क्या लिख देती हूँ एस, ताकि पता लगे कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें। तो एस एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स टी
प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, वी आई एक्स क्या है, वी आई इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, टी टाइम है, ए एक्स क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो अभी हमने देखा था कि ए एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग लगने वाली फोर्सेस को इग्नोर कर दिया है। तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0। तो फिर मेरे पास एस एक्स जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया प्रोजेक्टाइल है उसको हमने किससे लिखा है, एक्स से। तो एस एक्स की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, एक्स। और वी आई एक्स वेलोसिटी के इनिशियल कंपोनेंट को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया था, यही वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था। तो वी आई एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगी, वी एक्स मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ ए एक्स क्या आ जाएगा, 0 इंटू टी का स्क्वायर। ये 0 सब चीजों को क्या कर देगा, 0। तो मेरे पास एक्स आ जाएगा वी एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। ये मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। वी एक्स क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल कंपोनेंट, इनिशियल क्या फाइनल सेम होता है, लेकिन हमने इनिशियल की वैल्यू पुट की है, मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। और टाइम हम नोट कर सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है, जो प्रोजेक्टाइल है, उसने कितना टाइम लिया है ग्राउंड को हिट करने तक। ओके, इसी तरह हम वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास जो सारे वेरिएबल्स हैं वो नॉन है, और डिस्टेंस को हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मेरे पास एक फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए मेरे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर है। ये सेकेंड इक्वेशन है, लेकिन सब स्क्रिप्ट में मैंने क्या लगा दिया, वाई, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। वर्टिकल मोशन, बॉडी ने वर्टिकल डिस्टेंस कितना परफॉर्म किया, सॉरी यहाँ पे फोर्स नहीं आएगा बल्कि वर्टिकल डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, एस वाई जो बॉडी ने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया उसको हमने किसका नाम दिया है, वाई का। तो एस वाई की जगह मैं क्या लगा दूं, वाई। और वी आई वाई वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। तो हमने जो इनिशियल वेलोसिटी दी थी, हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हमने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था, तो फिर वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि मैंने वर्टिकल कोई कंपोनेंट नहीं बनाया, क्योंकि जो हमने इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी थी। तो वी आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्या होगी, ए वाई हमने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू जी के इक्वल आ जाएगी। जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल मूव करती है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के इक्वल हो जाती है। लेकिन ये आपने बात याद रखनी है कि ए किसके इक्वल होगा, प्लस जी के। जब बॉडी इन दी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब मेरे पास कोई बॉडी अगेंस्ट दी ग्रेविटी मूव करे तो फिर हम प्लस की जगह माइनस जी लेते हैं। तो यहाँ पे बॉडी मेरे पास इन दी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो डिस्प्लेसमेंट भी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कवर हो रहा है। तो ए वाई की वैल्यू हम क्या लगाएंगे, जी। तो हाफ ए वाई की जगह जी आ जाएगा, टी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, वर्टिकल डिस्टेंस आ गया, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर।